प्रिय दर्शकों, आज ये प्रश्नोत्तर कार्यक्रम के अंतर्गत हम उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमसे लोगों ने कमेंट बॉक्स पर और फ़ोन करके कुछ प्रश्न किए हैं, जिनके आज हम जवाब ऑनलाइन देंगे। और ये वास्तव में ये प्रश्न सही भी हैं और इनकी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। तो इसी श्रृंखला के एक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपसे बात करेंगे। जैसे हमसे एक हमारे दर्शक हैं पंजाब से राम सेवक जी, इन्होंने ये प्रश्न किया है, क्या ज्योतिष शास्त्र सत्य है? बात एकदम सही है, जानकारी में होना चाहिए। ये बहुत बड़ा ये तर्क का विषय है और ये जो विषय है इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि क्या ज्योतिष एक विज्ञान का विषय है, ये क्या ज्योतिष सत्य है? इसके साथ ही उन्होंने एक क्वेश्चन और भी किया है, क्या इसे विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है? जब सत्य होगा तो विज्ञान की श्रेणी में रखा ही जाएगा। इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमसे ये नोएडा के एक बहन जी हैं, सुषमा जी, उन्होंने हमसे पूछा है कि एक साथ जन्म लेने वाले बच्चों की कुंडली का विश्लेषण कैसे करेंगे? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मान लीजिए दो बच्चों का एक साथ माने जुड़वा बच्चों का जन्म हो रहा है और जिनके जन्म में 5 मिनट का भी अंतर नहीं है, दोनों की लग्न एक, दोनों के कर्म भाव एक, दोनों के चंद्रमा की डिग्री एक डॉक्टर बनता है और एक इंजीनियर बनता है, तो ये इसका निष्कर्ष हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही विशेष क्वेश्चन है जो आप लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए कि जन्म समय का निर्धारण हम कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन किया है योगेश जी महाराष्ट्र से कि जन्म समय तो ठीक है, देखिए बच्चे का जन्म एक साथ नहीं होता है, उसमें कुछ 2-3 मिनट का समय लग जाता है, तो जन्म समय कैसे निकाला जाए? ये एक योगेश जी हैं, इन्होंने महाराष्ट्र से पूछा है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी के पास जन्म समय न हो, बनी सी बात है, आज से 40 साल 50 साल पहले व्यक्ति लोग घड़ियाँ भी कम होती थी और लोग ध्यान भी नहीं इतना जो है देते थे। अगर किसी के पास जन्म समय नहीं है तो उसकी जिज्ञासा कैसे शांत होगी? मान लीजिए उसके पास कोई एक विशेष प्रश्न है, तो इस प्रश्न के बारे में कैसे आप जो है चर्चा करेंगे और कैसे आप बताएंगे? ये बहुत ही विशेष प्रश्न है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो 4-5 प्रश्न हैं, हम इनके बारे में हम आज बात करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं पंजाब से जो राम सेवक जी हैं, इन्होंने जो प्रश्न किया है कि क्या ज्योतिष शास्त्र सत्य है? देखिए ऐसा है, ज्योतिष शास्त्र ये डिपेंड करता है एस्ट्रोनॉमी पर, और एस्ट्रोनॉमी तो सत्य है, सूर्य भी सत्य है, चंद्रमा भी सत्य है, मंगल भी सत्य है। आज से 100 वर्ष पहले सूर्योदय जितने बजे हुआ है, जो समय रहा है वही आज समय रहेगा और 100 वर्ष बाद भी वही समय रहेगा। तो ज्योतिष शास्त्र जो है पूरी तरह से आधारित है आपका किस पर? ये एस्ट्रोनॉमी पर, ग्रहों के चक्र से, ग्रहों के नेचर पर, ग्रहों की चाल पर। इसका एक उदाहरण आप जंतर मंतर में जाकर के आप देख लीजिए कि जंतर मंतर में जो उन्होंने कंक्रीट से और पत्थर से जो पूरी एक माने श्रृंखला बना रखी है, जिससे राशियों का और घड़ी जिसे बोलते हैं सूर्य घड़ी, तो ये भी कहीं न कहीं से ग्रहों पर आधारित है। तो मेरा ये मानना है कि ज्योतिष शास्त्र सत्य है, बशर्ते ये कि जानने वाला कोई हो। देखिए ज्योतिष शास्त्र में हम आपको जो है बता देते हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य का जो नेचर है, ये से ब्रह्म विद्या इसलिए कहा गया है क्योंकि बहुत गूढ़ शास्त्र है, ये बहुत ही कठिन परिश्रम, बहुत ही अनुभव का शास्त्र है ये। अगर इसमें आप खरे उतर गए, इसमें अगर आप पारंगत हो गए, तो आपके द्वारा की हुई भविष्यवाणी सत्य होगी। तो जब भविष्यवाणी सत्य होगी तो इसका मतलब ज्योतिष शास्त्र भी सत्य है। हालांकि नास्तिक लोग नहीं मानते हैं, कहते हैं हम तो अपने कर्म पर विश्वास करते हैं।
एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको जो बता देता हूँ। हमारे यहाँ एक सज्जन आए थे, बोले कि हमें अपने हाथों पर बड़ा भरोसा है। श्रीमान जी, हाथों पर भरोसा, कर्म आप वही करेंगे जो करवाया जाएगा। एक बात बताइए कि कोई व्यक्ति, अगर हम फिल्म स्टारों की बात करें तो नाम हम नहीं लेंगे, हर व्यक्ति नौकरी उसमें से जो करता रहा या कोई दूसरा व्यवसाय करता रहा, फिल्म इंडस्ट्री में क्यों आ गए वो अगर उनकी कुंडली का विश्लेषण किया जाए, मैंने 50 से 60 कुंडलियों का विश्लेषण किया है, जिसमें एक से विशेष स्टारों की कुंडलियों को मैंने देखा है, तो उसके अंतर्गत यही पाया है कि उन्हें जो करना चाहिए था, जब उस ग्रह की दशा आई, जब उस ग्रह का समय आया, तो अपनी लाइन को जंप करके आ गए इसमें। तो जो आपसे करवाया जाता है, जो आपसे ग्रह करवाते हैं, वही आप करते हैं। ये भूल है आपकी कि हमने ये तीर मार दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। नथिंग, यू आर नथिंग, या यूँ कह लो कि वी आर नथिंग, वी कंट्रोल्ड बाई अदर्स। हम कहीं दूसरी जगह से संचालित होते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए आपकी कहीं यात्रा बन रही है और घनघोर बारिश होने लगे, तो आप वो उस यात्रा को करेंगे? नहीं करेंगे। किसने रोका? प्रकृति ने, प्रकृति माने ग्रहों ने आपको रोका। अगर उस समय की कुंडली आपकी देखी जाए तो वास्तव में आपके काम में बाधा पड़ने की समस्या, ये उम्मीद नज़र आती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ज्योतिष एक प्रमाणित विज्ञान है और इसे विज्ञान की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जब कोई नेता चुनाव लड़ता है, बात को समझ, या कोई नेता चुनाव हारता है तो कहाँ जाता वो? किसी आचार्य के पास जाता, वो ये कहता है कि आचार्य जी आप ये बताइए मैं चुनाव क्यों हार गया, या वो ये बताता है कि मैं किस दिन नामांकन करूं ताकि हम चुनाव जीत जाए। महाभारत का युद्ध भी लड़ा गया था ग्रहों से, मुहूर्त से, और मुहूर्त एक ज्योतिष का पार्ट है, इसीलिए इसे वेदों की आँख कहा गया है। वेदानाम चक्षु, ज्योतिष वेदानाम चक्षु माने वेदों की आँख है। तो हमारा ये मानना है कि ज्योतिष एक विज्ञान है और ज्योतिष को हर आदमी भी मानता है, माने बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े फिल्म स्टार वगैरह सभी लोग मानते हैं। लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इसे किसी श्रेणी में नहीं रखा गया है। ये चर्चा का विषय है। सरकारों को चाहिए कि इसके ऊपर चर्चा करें और चर्चा करके इसे विज्ञान की श्रेणी में इसको लाएं। लेकिन दुर्भाग्य है कि ज्योतिष को जानने वाले झोला छाप बहुत हैं। हर गली में एक आचार्य है, लग्न चक्र देख लिया, वो पंडित बन गए और वो बताने लगे कि शादी कब होगी, या अगर कोई ये बताए कि शादी क्यों नहीं हो रही है तो बात समझ में आती है। खैर, इसके ऊपर नहीं जाएंगे, हम टॉपिक से हट रहे हैं। तो इसे विज्ञान की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। ये राम सेवक जी जो पंजाब से हैं, इन्होंने जो प्रश्न किया है, तो हम अपना मत ये प्रदान कर रहे हैं। ज्योतिष एक विज्ञान है और ज्योतिष के फल जानने वाले, इसे विज्ञान का ब्रह्म विद्या है और इसके जानने वाले बहुत ही कम हैं। ये बहुत गूढ़ विज्ञान है। इस वजह से इसके फल, इसके द्वारा मतलब जो फलित होते हैं, फलित गड़बड़ हो जाते हैं, भविष्यवाणियाँ गड़बड़ हो जाती हैं। इसलिए इसकी प्रामाणिकता पर संदेह लग जाता है। तो लिहाजा इसका अगर ढंग से अध्ययन किया जाए तो ये प्रमाणित विज्ञान है और इसे विज्ञान की श्रेणी में इसको रखा जाना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश नोएडा से बहन जी सुषमा जी हैं, उन्होंने ये प्रश्न किया है। शायद हो सकता है कि इनके कोई आसपास या इनके कोई जानने वालों को कोई जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ हो। वैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास भी है, वो भी हम बताएंगे। देखिए, अगर दो बच्चों का जन्म एक साथ होता है, चाहे वो दोनों मेल हों चाहे दोनों फीमेल हों, माने दोनों लड़के हों या भाई और बहन हो, माने एक लड़का और एक लड़की हो, 3 से 4 मिनट का अंतर है। देखिए, 4 मिनट में 1 डिग्री सूर्य का अंतर होता है, 1 डिग्री सूर्य चल जाता है। अगर 5 मिनट 4 मिनट का भी अंतर है तो उसे देखिए, उसकी लग्न सेम होगी, नवमांश भी सेम होगा। उन दोनों में अंतर अगर आपको देखना है तो विश्वांश में आपको जाना पड़ेगा।
माने जो उसका 20 चक्र आप बनाइए, जो 20वां चक्र है D20 में आप देखेंगे तो लग्न में अंतर दिखाई देगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। एक अधिकारी को मैं भी जो जानता हूँ जिनके 2 बेटियाँ थीं, एक टॉप क्लास की MD डॉक्टर और एक टॉप क्लास की इंजीनियर, दोनों की लग्न कन्या, दोनों का कर्म का स्थान भी वही। उन्होंने हमसे पूछा कि आप हमें ये बताइए आचार्य जी कि ये दोनों में हम कैसे मान लें कि ज्योतिष सत्य है। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, आपको लोग बताने वाले नहीं मिले। सारे पेज पलट दिए। अंत में जब D20 चार्ट मैंने देखा, हमने कहा देखिए दोनों के लग्नों में अंतर है। कहने लगा हाँ ये आपने अच्छा पकड़ा। तो आपके प्रश्न का जवाब ये है कि अगर जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं तो लग्न से, नौमान से या उससे और भी लग्नों से पता नहीं लगेगा। जब आप लग्न को सूक्ष्म दर सूक्ष्म आप करते जाएंगे तब जानकारी मिलेगी कि इन दोनों के कर्म में, इन दोनों के स्वभाव में, इन दोनों के चाल चलन में, इन दोनों के आचरण में अंतर क्यों है, जबकि एक ही समय पर दोनों का जन्म हुआ है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अब अगला प्रश्न है कि सूर्योदय का निर्धारण कैसे करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ये ज्योतिष में ये इसके ऊपर बहुत ही हलचल और भूचाल जो है मचा रहा है कि कब इसका निर्धारण किया गया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सूर्य का जो ग्लोब होता है, गोला होता है, मान लीजिए थोड़ा जो निकल आया तो क्या उसे मानेंगे सूर्योदय का समय? नहीं मानेंगे। फिर आधा निकला तो क्या उसे मानेंगे सूर्योदय का समय? नहीं मानेंगे। तो क्या पूरा निकल आएगा तब उसे मानेंगे सूर्योदय का समय? जबकि निचले स्तर से और पूरा ग्लोब दिखने में 10 से 15 मिनट का अंतर आ जाता है। तो सूर्योदय का समय क्या मानेंगे? तब माने सब लोगों की सहमति ये बनी कि जो मध्य पार्ट होता है, माने सूर्य का जब आधा गोला दिख जाए, जहाँ से भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, वहाँ पर आप घड़ी देख लीजिए, सूर्योदय का समय आपका वही होगा। ऐसा नहीं है कि बॉम्बे में अलग है और दिल्ली में अलग है, बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि 1 डिग्री अगर अक्षांश और देशांतर रेखा आप अगर बदले हुए हैं तो 1 डिग्री सूर्य में अंतर आ जाएगा। तो जो मध्य वाला जो पार्ट होता है, मध्य वाला हिस्सा, माने जब सूर्य जरा सा दिखे तब नहीं मानते, जब पूरा दिखा तब भी नहीं मानते, जब मध्य में जो टाइम हो वही हम सूर्योदय का समय मानते हैं। ये शंका का विषय है, तो इसका समाधान ये है और मेरा भी यही मानना है। अब एक प्रश्न और है, शिशु का जन्म समय हम क्या मानते हैं? ये बात एकदम सही है। आजकल तो नर्सिंग होम में ये प्रथा चली है, लोग हमसे मतलब पूछते हैं कि आचार्य जी आप हमें ग्रह, घड़ी और दशा देख करके बता दीजिए, उसी समय हम ऑपरेशन जो करवा कर बच्चे का जन्म करवा दें। मैंने प्रकृति के विरुद्ध लोग जाना चाहते हैं। हम तो साफ मना कर देते हैं और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अब किसी एक महिला ने हमसे प्रश्न ये किया है, उन्होंने अपना नाम नहीं दिया है, केवल कमेंट बॉक्स पर लिख दिया है। तो मैंने भी उनको जो है जवाब दिया था कि ऑनलाइन इसका हम जो है जवाब देंगे। तो हम जो है जवाब दे रहे हैं कि जो स्थिति सूर्योदय में होती है वही स्थिति शिशु के जन्म में भी माननी चाहिए। जन्म के समय सबसे पहले सिर बाहर आता है, तो क्या वो समय माना जाएगा? नहीं। फिर धड़ बाहर आया, क्या वो समय माना जाएगा? नहीं। तो जब उसकी नाल काटी जाती, क्या वो समय माना जाएगा? नहीं। तो फिर कौन सा समय माना जाएगा? समय वो मानना चाहिए कि जब सिर बाहर आए, जब पूरा धड़ बाहर आ जाए, जमीन का स्पर्श करे, उस समय देखना चाहिए कि आधा मिनट या 1 मिनट का जो भी अंतर हो, वही शिशु के जन्म का समय मानना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में इसका वर्णन दिया हुआ है। अब एक बड़ा विशेष प्रश्न है जिसका रोज हमसे सामना होता है, और ख़ास तौर से जिनकी उम्र 50 वर्ष के ऊपर है और उन्हें अगर कोई परेशानी आ जाती है, अगर वो कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो एक ही प्रश्न हमसे करते हैं
कि हमारे पास जन्म तिथि नहीं है। जन्म तिथि नहीं है तो कुंडली का काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो हमसे भी एक प्रश्न पूछा गया है, इन्होंने भी नाम नहीं दिया है, नहीं नाम दिया है। ये रामचंद्र जी हैं कर्नाटक से। इनके पास जन्म तिथि नहीं है, तो इन्होंने ये पूछा कि आचार्य जी हमारे पास जन्म तिथि नहीं है, जन्म समय नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं, माँ बाप हैं नहीं, उस ज़माने में घड़ियाँ नहीं होती थी, और मुझे अपनी कुंडली के बारे में पूछना है, हमें आप बताइए या ये इसका क्या उपाय है। तो हमने उनसे ये बताया, हमने कहा देखो ऐसा है, प्रश्न कुंडली से आपकी जिज्ञासा शांत की जा सकती है। आप हमारे समक्ष आएं या ऑनलाइन आएं या फ़ोन से बात करें, उस समय की जो कुंडली होगी, उस समय जो प्रश्न आप हमसे कर रहे होंगे, उस प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है। यही इसका एक उपाय है। तो एक तो उपाय ये हो गया। दूसरा ये है कि मैं अपनी एक विशेष बात जो है बता रहा हूँ। हमने क्या किया कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, हर भाव का एक क्वेश्चनायर है हमारा। हर भाव के क्वेश्चन का आप मुझको जवाब दीजिए, और 10 से 12 दिन के अंदर हम प्रयास करके कुंडली हम बनाने का प्रयास करते हैं, और कुंडली 60 से 70% वो सही जवाब देने वाली होती है, उसका जवाब सही आता है। तो ये तो हमारी अपनी विधा है। लेकिन प्राय आचार्यों को चाहिए ये कि जिन व्यक्तियों के पास जन्म समय न हो, उनकी कुंडली को प्रश्न कुंडली से ही देखें। और लेकिन हम जो करते हैं, हम एक क्वेश्चनायर से और प्रश्न कुंडली से दोनों का मिला जुला रूप ले करके और हम उसका जवाब खोज निकालते हैं। मान लीजिए पुत्र के बारे में अगर कोई हमसे जानकारी कर रहा है, तो प्रश्न कुंडली के समय पंचम स्थान का जो नेचर होगा, जो आचरण होगा, जो उसके ऊपर लगने वाला दृष्टिबल होगा, ये सारा सब निकाल करके उसके प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है। और उस समय उसकी महादशा और ग्रहों का गोचर, इन सारी चीज़ों को देख करके बताया जा सकता है कि इनकी कुंडली ये है। तो मित्रों, ये हमने एक प्रश्न कुंडली के बारे में बताया है, और अब हम आपसे विदा लेंगे। और हम एक थोड़ी सी तकलीफ़ रहती है कि हमारे चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, तो आपके साथ साथ आपके जो और लोग हैं, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, जो मिलने जुलने वाले हैं, उन्हें भी इसका लाभ होगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वायरल करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही आपको भी लाभ होगा और हमें भी लाभ होगा। बस इसके साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो हमारे इस कमेंट बॉक्स पर आप दे सकते हैं। अगर कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज डालिए, जन्म समय, जन्म तिथि, जन्म स्थान डालिए और मुझसे अपॉइंटमेंट लीजिए, जिसका एक शुल्क है। तो वो शुल्क अगर आप हमें दे देंगे तो हम आपकी कुंडली का विश्लेषण कर देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, ओम गंगणपते नमः, श्री गणेशाय नमः। इसके साथ में हम आपसे विदा लेते हैं।